हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान। ये जो प्रथम वर्ष का विषय है पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान, इसको कई लोग कंप्यूटर के विषय के नाम से, कई लोग इसको आईटी के विषय के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय है और आज के इस वीडियो लेक्चर में बात होगी इसके 5वें और अंतिम इकाई की। जी हाँ, इसकी इकाई 1, 2, 3, 4 पहले हम ला चुके हैं, ऑलरेडी हमारे कोर्स में फुल्ली अपलोडेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस करके आप पूरा का पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। सभी विषयों के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स और एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर सब कुछ देख सकते हैं। इतना सब कुछ मात्र एक कोर्स में, यानी डीएलएड की संपूर्ण तैयारी एक कोर्स खरीदिए और पूरी तैयारी भूल जाइए, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इस कोर्स में, इस विषय में 5वीं इकाई जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान और इसका प्रयोग। जी हाँ, तो यूनिट 5 है, इसका नाम क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई इसका नाम अगर क्रियात्मक अनुसंधान है और इसका प्रयोग है, यानी यहां पर बात होगी रिसर्च की, यहां बात होगी भाई प्रयोगों की। क्रियात्मक अनुसंधान एवं इसका प्रयोग, अगर इस तरह का इसका नाम है तो ये बड़ा टेक्निकल यूनिट होने वाली है। यानी ये जो इकाई है ये थोड़ी सी प्रयोगों के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, अनुसंधानों के ऊपर आधारित होगी पूरी तरह से। तो इसको ध्यान में रखकर ही प्रश्नों की तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे उत्तर समझाऊंगा जो पहले पीवाईक्यू रह चुके हैं। साथ ही साथ भाई ये गेस क्वेश्चन होंगे, यानी आने वाले डीएलएड की, जेबीटी की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यानी यही क्वेश्चंस इनमें से 100% आने की पूरी संभावना होगी। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये परीक्षा में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इनसे घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, तो इन 3 तरह के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। पीवाईक्यूज, गेस क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इकाई के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक की। टॉपिक नंबर 1, क्रियात्मक या कार्यपरक अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। यानी कि हम जो रिसर्च करते हैं, जो अनुसंधान खोज करते हैं ना, उसकी बात यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिसर्च यहां पर, अब वैसे क्रियात्मक जो अनुसंधान होते हैं, यानी कि एक्शन रिसर्च के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो टोटल 4 प्रकार बतलाए। जी हाँ, टोटल कितने प्रकार बतलाए? 4। ध्यान रखिएगा, जो भी क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो 4 प्रकार का अनुसंधान की तरीके से करते हैं। 4 भागों में बांट के वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला, ध्यान रख लीजिएगा कि भाई क्रियात्मक अनुसंधान को कितने भाग में बांटा है? 4 में। नंबर 1, निदानात्मक प्रयोग प्रकार। अब निदानात्मक क्या होता है तो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर 4थी इकाई में पहले पढ़ रखा है ना, 4थी इकाई और 3री इकाई में इसके बारे में पढ़ रखा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निदानात्मक प्रकार, डायग्नोस्टिक टाइप, अगर कोई 3री और 4थी यूनिट नहीं पढ़ा तो 5वीं यूनिट का ये ढंग से नहीं समझेगा, इसलिए 3री और 4थी यूनिट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निदानात्मक प्रकार, डायग्नोस्टिक टाइप, इसकी अगर बात करें तो भाई इस प्रकार के जो कार्यपरक अनुसंधान होते हैं वो समुदाय के बनाए गए कारणों या स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा, ये सब बात करेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि जो निदानात्मक प्रकार होता है इसमें समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून, समाज के द्वारा बनाए गए आप कह सकते हो रीति रिवाज, उनके ऊपर, उनके स्रोत, उनका जड़ कहां से है, कहां से आए हैं वो नियम कानून, उस पर अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार के अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि पता लगाना कि ये तनाव को कैसे दूर करेंगे। यानी समाज में अगर कोई चीज बनी है तो कहां से बनी, शुरुआत कहां से हुई थी, और समाज में जो गड़बड़ी चल रही है उसका पता लगा के उसको दूर करना। यानी समाज के किसी टॉपिक पर, किसी रीति रिवाज पर, किसी भी चीज का पता लगाओ, उसकी जड़ तक जाओ। जैसे मान लो बाल विवाह एक समाज की प्रथा थी, हम प्रथा नहीं कुप्रथा बोलेंगे उसको, तो बाल विवाह शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, उसका पता लगाओ और उसका निदान करो, उसको दूर करो, है ना। तो इस प्रकार से। दूसरा है सम्मिलनात्मक प्रकार, पार्टिसिपेंट टाइप, है ना, मतलब सम्मेलन वाला, मिलजुल कर रहने वाला। तो सम्मिलनात्मक प्रकार, पार्टिसिपेंट टाइप की अगर बात करें तो इस प्रकार के कार्य शोध में जिन लोगों को कार्य करना होता है वो पहले से ही सक्रिय रहते हैं, अर्थात योजना के प्रारंभ से ही योगदान देते हैं। तो ये जो सम्मिलित वाला है इसमें पहले से ही शामिल रहते हैं लोग, है ना। सम्मिलित मतलब शामिल, निदान मतलब खोज, और सम्मिलित मतलब का पहले से क्या होना, शामिल होना। तो इस प्रकार का जो क्रियात्मक अनुसंधान होगा उसमें लोग पहले से शामिल होते हैं और पहले से ही शुरू
से ही योगदान देते हैं। उसके बाद है अनुभाविक प्रकार यानी इंपिरिकल टाइप। अनुभाविक यानी इंपिरिकल भाई, इसमें क्या होता है कि जो क्लबों, दैनिक अनुभवों, जाति आदि का लेखन किया जाता है, यानी कि इसमें जो जो चीजें चल रही हैं समाज में, यानी क्लब के बारे में, अखबार के बारे में, रोजमर्रा की कामकाज के बारे में, इसके बारे में लेखन किया जाता है, वो हो गया अनुभाविक प्रकार। टोटल 4 है, निदानात्मक है ना, फिर इसके पहले जस्ट हमें पढ़ा सम्मिलनात्मक, और उसके बाद बढ़ रहे हैं अनुभाविक, और हमारे चौथा और अंतिम होगा भाई प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल। प्रयोगात्मक का मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटल। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें भाई करते क्या है, इस प्रकार के कार्यप्रक अनुसंधान के अंतर्गत निबंधी विधियों के द्वारा अनुसंधान किया जाता है, यानी प्रयोग करके कि अगर हमने ये तरीका अपनाया तो समाज की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या, अगर तुक्का काम कर गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। तो 4 टाइप याद रखिएगा, निदानात्मक, सम्मिलनात्मक, फिर अनुभवनात्मक और उसके बाद प्रयोगात्मक, यानी शुरू से ये 4 प्रकार रहेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के। अब बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य बताइए। ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसके हम क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा टॉपिक आया, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पीवाईक्यू मानकर चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा भी है, ठीक है। तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, यानी जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य जो है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कह सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो अब अगर ऐसा टॉपिक आए तो इसका अगर उत्तर लिखना हो तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप थ्योरी लिख लीजिए कि क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित दिए गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के कई उद्देश्य होते हैं, उसमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा पहले थ्योरी बनाओ 2 लाइन का, डायरेक्ट प्रश्न के बाद पॉइंट लिखना मत स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये थ्योरी ऐसी बनाओ। उसके बाद नंबर 1, विद्यालय में रूढ़िवादिता को समाप्त करना। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च होती है, क्यों? ताकि विद्यालय में रूढ़िवादिता जो परंपरागत पहले से चली आ रही है, यही होता है सदियों से, वैसा नहीं, है ना। स्कूल का माहौल बदलना, स्कूल में जो परंपराएं जो पुरानी हो चुकी है, जिससे सीखने में दिए में बाधा है, उसको दूर करना, यानी स्कूल में रूढ़िवादिता को समाप्त करना। दूसरा, विद्यालयों की दैनिक गतिविधियों में सुधार करना, जो डेली एक्टिविटीज होती है स्कूल की, उसमें चेंजेस लाना, इंप्रूवमेंट करना, विद्यालयों की दैनिक गतिविधि में सुधार करना। फिर इसके प्रयोग द्वारा विद्यालय की स्थिति, परिस्थिति, दशा तथा वातावरण, इन सब में सुधार करना। यानी इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान करके हम विद्यालय की स्थिति, परिस्थिति, इन सब का क्या कर सकते हैं, वातावरण को सुधार सकते हैं, ठीक है। ये सब उद्देश्य है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का, यानी एक्शन रिसर्च का क्या उद्देश्य, क्यों करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। पहला, विद्यालय में रूढ़िवादिता को समाप्त करो। दूसरा, विद्यालय में जो भाई दैनिक रोजमर्रा की गतिविधि है तो उसको सुधार करो। तीसरा, विद्यालय में जो भी भाई विद्यालय की स्थिति है, परिस्थिति है, परेशानियां हैं, उन सबको दूर करो, वातावरण को सुधारो। और क्या भाई, इसमें और बातें ध्यान रखिएगा कि विद्यालय को उसका प्रयोग, विद्यालय को में प्रयोग करके विद्यालय की स्थिति को और आगे बढ़ाना, विद्यालय का परिणाम अच्छा लाना, एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, ये सब क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पूरा इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं अगले टॉपिक पर कि क्रियात्मक अनुसंधान हम कहते किसे हैं। मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च, व्हाट इज क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, अगर इसकी परिभाषा, यानी अगर इसका अभिप्राय आप देखो कि इसका मतलब, इसका अभिप्राय क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें तो यहां पर देखिए स्टीफन एम कोरी, इनके हिसाब से क्या परिभाषा दी है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं, जिससे अपने निर्णयों और कार्य को सही ढंग से निर्देशन, सुधार तथा मूल्यांकन कर सके। यानी कि अब क्रियात्मक अनुसंधान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि से अपनी परेशानियों का पता लगाना और उनमें सुधार करना, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर अपने निर्णयों, अपने कार्य, अपने डिसीजन, अपने एक्शंस के थ्रू से सुधारते हैं, निर्देशन, सुधार तथा मूल्यांकन कर सकें। ये परिभाषा होगी। अब यही एक और परिभाषा इसी चीज की, क्रियात्मक अनुसंधान की, सारा ब्लैकवेल के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध कार्य है जिसका संबंध स्कूल की समस्याओं से है। क्रियात्मक अनुसंधान वह शोध कार्य है जिसका रिलेशन, जिसका संबंध स्कूल से है, भाई स्कूल की समस्याओं से है, जो स्कूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूल की दशा में सुधार हेतु संपन्न किया जाता है। स्कूल के प्रॉब्लम को स्कूल के व्यक्तियों द्वारा स्कूल में ही सुधार लिया जाए, इस चीज को कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च। तो ये हो गया भाई परिभाषा क्रियात्मक अनुसंधान की, एक्शन रिसर्च की। अब बात करेंगे आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय है। आंकड़े यानी कि भाई नंबर्स, ठीक है, आंकड़े यानी कि नंबर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डेटा, डाटा जो भी लोग बोलते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी क्या परिभाषा। तो आंकड़ा होता क्या भाई जान लो।
हम किसी भी चीज की स्थिति, परिस्थिति, उसका परफॉर्मेंस, है ना, उसने क्या प्रदर्शन किया है, इसको जानने के लिए आंकड़ों की सहायता लेते हैं। जैसे खेल की बात कर लो, खेल में जिसके रन ज्यादा होंगे उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके विकेट ज्यादा होंगे अच्छा प्रदर्शन किया है। या फिर आप पढ़ाई की बात कर लो, जिसके अंक ज्यादा है उस छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके अंक लगातार कम हो रहे हैं उसका प्रदर्शन लगातार दिन ब दिन गिर रहा है। तो ये सिंपल आंकड़े यही बताते हैं, प्रदर्शन दर्शाते हैं। तो आंकड़े जो है किसी भी परीक्षणों से किसी व्यक्ति की कारगुजारी यानी उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का मापन आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में भाई? आंकड़ों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? आंकड़ों के रूप में, नंबर्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये अंक किसी कार्य को पूरा करने के दिए जाते हैं, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए इतने समय तक कार्य कर लिया, उसको फुल मार्क्स, यानी उसके आंकड़े बता रहे हैं कि इसने कार्य को पूरी अच्छे तरीके से किया। तो आंकड़े जो हैं वो व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन का स्तर बताते हैं, है ना। ज्यादा आंकड़े, ज्यादा नंबर, ज्यादा अच्छा कार्य। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आंकड़े शब्द हमेशा जो है ना बहुवचन शब्द में ही प्रयोग होता है, आंकड़ा नहीं, आंकड़े वाले, ध्यान रखिएगा। व्यापक रूप से किसी समूह को मार्क्स से संबंधित संख्या विवरण को आंकड़े कहा जाता है। मुख्य रूप से आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। अब आंकड़े मतलब क्या है? किसी भी समूह व्यक्ति द्वारा उसके प्रदर्शन पर दिए गए अंक ही आंकड़े कहलाते हैं। अब ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डेटा। प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डेटा, जिन आंकड़ों की कोई शोधकर्ता व्यक्तिगत था, मतलब जिनसे शोधकर्ता खुद कार्य करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो भाई जानकारी इकट्ठा की जाती है जाकर। ठीक है, तो जैसे कि हम गए किसी स्कूल में और स्कूल में हमने आंकड़ा देखा, प्राइमरी डेटा, कि इस स्कूल में सिर्फ 20% बच्चे ही उपस्थित होते हैं, बाकी 80% बच्चे अनुपस्थित होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास आंकड़ा, ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब वो जो 80% बच्चे अनुपस्थित रहते हैं, अब बात करेंगे तो ये प्राइमरी डेटा हो गया। अब उन 80% में से कितने लगातार एब्सेंट रहते हैं, कितने बीच बीच में आते हैं, कितने कभी नहीं आए, और कितने बस अभी तक तो आते थे, बस कुछ दिन से नहीं आ रहे। तो आंकड़े के बाद वो दूसरा डेटा हो गया। शुरुआत का जो डेटा मिलता है, शुरुआत का जो आंकड़ा होता है, उसे हम प्राइमरी डेटा, प्राइमरी आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर ही और चीजें तैयार की जाती है। दूसरा है सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। भाई इसका मतलब क्या? ये क्यों करते हैं? तो जब अनुसंधानकर्ता प्रकाशित या आकार साधनों द्वारा संकलित आंकड़ों से अपने उपयोग में लाता है, तो ऐसे आंकड़े सेकेंडरी आंकड़े कहलाते हैं। अब मैं सीधे सीधे बताऊं तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भी। व्यक्ति या समूह के प्रदर्शन के आधार पर दिए गए अंक आंकड़े कहलाते हैं, ये डेफिनेशन हो गई। फिर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी देखेंगे, प्राथमिक देखेंगे, प्राथमिक आंकड़े, और उसके बाद सेकेंडरी आंकड़े, है ना, उसके बाद क्या बात करेंगे? सेकेंडरी आंकड़े। तो ये जो सेकेंडरी आंकड़े होते हैं और प्राइमरी आंकड़े होते हैं, प्राइमरी आंकड़े वो होते हैं जो हमें प्रथम दृष्टया जो कार्यकर्ता, जो व्यक्ति होता है, वो जाकर देखता है, रिसर्च करता है। और सेकेंडरी आंकड़े वो होते हैं कि अनुसंधान करने के बाद जो उसके पास निष्कर्ष निकालने के बाद जो आंकड़ा प्राप्त होता है वो सेकेंडरी होता है। इतना याद रखो, इतना रटो, काम हो गया। बहुत ज्यादा ये फालतू का डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका काम बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है भाई स्टैटिस्टिक्स। अब इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो चाहे तो। स्टैटिस्टिक्स, कई लोग बोलते हैं इसको स्टैटिक्स बोलते हैं, कोई लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये सांख्यिकी हो गया। अब ये सांख्यिकी है क्या, स्टैटिस्टिक्स है क्या? देखिए, सांख्यिकी एक विभाग भी होता है हमारे, डिपार्टमेंट भी होता है। अब जैसे मान लो हमें जानना क्या हो, आप देखो किताबों में, सामाजिक विज्ञान की किताबों में, विज्ञान किताबों में कुछ डेटा की आवश्यकता पड़ती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कितने % हमारे देश में हिंदू हैं, कितने % मुस्लिम हैं, कितने % सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग संस्कृत बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये भाषाएं बोलते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं। फिर कितने प्रतिशत लोग SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं, कितने जनरल हैं। ठीक है, कितने SC BC है, कितने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है। यानी ये जो तरह तरह के जो आंकड़े होते हैं, ये तरह तरह का जो डेटा होता है, तरह तरह की जो संख्या रिसर्च करके, सर्वे करके जो संख्या प्राप्त होती है, डेटा प्राप्त होता है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब ये बहुत सी चीजें हो सकती है। कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे, कितने प्रतिशत आज तक हमारे देश में लिटरेट यानी कि साक्षर लोग हैं, कितने असाक्षर लोग हैं, कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं, ये कितने उपस्थित, कितने अनुपस्थित है। ये इस तरह का जो डेटा होता है ना, जानकारी होती है, इसी को हम सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो सामान्यतः सांख्यिकी शब्द निम्न 3 अर्थों में प्रयोग होता है। यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स है या सांख्यिकी है, इस शब्द को 3 अर्थों में प्रयोग करता है। इसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला कि भाई राज्य तथा केंद्रीय आंकड़ा विभाग और उनके अन्य संस्थान, जन्म तथा मृत्यु, विद्यालय उपस्थिति, बेरोजगारों की संख्या, एग्रीकल्चर कृषि में कितने लोग हैं, इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में कितने लोग हैं, इन सब के आंकड़ों को ही स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी कहते हैं। ठीक, ये पहले सरकारी आंकड़ा। दूसरे अर्थों में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि सांख्यिकी विधि या विधियों से अपना संबंध रखता है, यानी कि अंकों के माध्यम से निष्कर्ष निकालना या अंकों के माध्यम से अपना शोध कार्य वगैरह करना। ठीक है। तीसरा, सांख्यिकी विधि या विधियों का विज्ञान कहा जाता है। ये क्या है? ये साइंस है। किस चीज का साइंस है भाई? ये स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स का साइंस है। किसी क्षेत्र या समस्या से संबंधित आंकिक तथ्यों का संग्रह करके वर्गीकरण करना, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना। पहला बात तो ये कि जितना भी डेटा जानना हो उसके लिए सांख्यिकी, ठीक, सरकारी विभाग होता है। दूसरा कि कहाँ क्या परेशानी, कहाँ क्या दिक्कत है, कितने प्रतिशत लोग क्या कर रहे क्या नहीं, ये उसका प्रयोग होगा। तीसरा कि भाई उसको हल करना, उसमें आवश्यकता कि इतने प्रतिशत, जैसे मान लो देश में अगर 20% असाक्षर लोग हैं तो उन 20% असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए जो चीजें की जरूरत पड़ेगी वो भी हमारे लिए सांख्यिकी कहला सकती है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे काम चलेंगे। तो सांख्यिकी मूलतः 3 प्रकार में इस्तेमाल होती है। इसे हम सांख्यिकी को हम स्टैटिस्टिक्स यानी कि नंबर, जानकारी, डेटा हम कह सकते हैं। अब आगे आ जाइए कि रिसर्च का, अनुसंधान का क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। अनुसंधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। ठीक है। जब अब ये तो छोड़ दो, मैं इसकी बात छोड़ दूं, अब अपने दिमाग से सोच लेना, अभी बता देता हूं शॉर्ट में। अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना। रिसर्च कब करो? रिसर्च का मतलब क्या है? इधर उधर से किताब कॉपी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जानकारी लो, डेटा लो, उसके बाद फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचो। तो जो वैज्ञानिक होते हैं या जो भी रिसर्चर होते हैं यानी शोधकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, कई सारा डेटा, सांख्यिकी, इंफॉर्मेशन और बहुत सारा रिपोर्ट्स, ये सब पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में अपना राय देते हैं या फिर उसका हल देते हैं। ठीक है। अगर हम इसे हम रिसर्च कहेंगे। अब ये रिसर्च को और आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाना आपको, तो जैसे सरकार अभी एक ग्रुप बनाए, ठीक है, एक दल बनाए 5 लोगों का, जिसमें प्रोफेसर, टीचर्स इनको शामिल करे और इनको काम दे दे कि बताइए हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, उसको ढूंढने के लिए, है ना, उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए। जैसे कोठारी आयोग बना था, मुदालियर कमीशन बना था, है ना, ये जो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 आई थी, NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके लिए भी ग्रुप बनाया गया था। कैसी पॉलिसी होगी उन्होंने डिसाइड किया था। तो यही है शोध, यही है अनुसंधान, यही है रिसर्च। तो अनुसंधान के आधार पर नित्य नवीन वैज्ञानिक तथ्य, सामान्य नियम तथा सिद्धांतों की रचना होती रहती है तथा पहले से जो सिद्धांत, नियम, कानून चल रहे हैं भाई, उनको सुधारा जाता है, उनको बदला जाता है। ठीक है, ये भी रहता है। शोध से न केवल भौतिक विज्ञान में प्रगति है, फिजिकल साइंस ही नहीं बदला इससे, बल्कि इससे विज्ञानों, विशेषतः सामाजिक विज्ञान में भी महान क्रांतिकारी प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बच्चों को पढ़ाना है कि हमारे देश में साक्षरता दर इतनी है, यानी 20% लोग हमारे देश में आज भी असाक्षर है, अनपढ़ है, इलिटरेट है, अगर बच्चों को ऐसा बताना है तो ये किस माध्यम से बता पाएंगे? पहले तो शोध करना पड़ेगा, कितने पढ़े लिखे, कितने नहीं, कितने साक्षर, कितने असाक्षर, तभी तो। और जब बच्चे देखेंगे यार 20% लोग हमारे देश में असाक्षर हैं, तो बच्चे इसलिए कोशिश करेंगे इसके प्रति कि सब लोग साक्षर हों, या बच्चे खुद भी पढ़ना चालू करेंगे, खुद भी थोड़ा सा सीरियस होंगे, तो ये साक्षरता लाने में, क्रांति लाने में मदद करता है। तो यही है अनुसंधान, रिसर्च का महत्व। और भी बातें आप लिख सकते हो कि भाई शोध से न केवल सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल नॉलेज आता है, सैद्धांतिक ज्ञान आता है, बल्कि इससे अनेक व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में भी उल्लेखनीय योगदान, सहायता प्राप्त होती है। अनुसंधानों के आधार पर ही प्राचान्य पूर्वाग्रहों के मूल रूप को समझने, यानी पुराने समय में जो चीजें दी गई हैं उनको अगर समझना है तो शोध के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जैसे आज भी आप देखो ना, पुराने जमाने के लोग कैसे रहते थे, आदि मानव क्या करते थे, आग की खोज कैसे हुई, व्हील, चक्के का इन्वेंशन कैसे हुआ, ये सब शोध के माध्यम से ही पता चला ना, कैसे हुआ। तो ये सब कुछ शोध के माध्यम से ही पता चला। तो जो नए शोध, नए अनुसंधान, नए रिसर्च होते हैं, इससे ही विज्ञान का, इससे ही साइंस का जो होता है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, नई नई खोजें सामने आती हैं, नए नए विचार सामने आते हैं जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब ये समझ गए आपको अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च।
अब अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है, सीधा सीधा परिभाषाओं की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। अनुसंधान ज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, केवल ज्ञान से विकास नहीं किया अपितु सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रगति का एक सशक्त माध्यम है। यानी कि अनुसंधान से विकास होगा, अनुसंधान से समाज की दिशा और दशा तय होगी। ये सब अनुसंधान जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के अनुसंधान अलग अलग समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। और अनुसंधान जो है समस्याओं को हल करके हमें उनका पूरा एक नया रूप प्रदान करता है, पुराने वाले की परेशानी को दूर करता है, नए नए मौके देता है। यह अनुसंधान है, ठीक है, रिसर्च है। अनुसंधान, रिसर्च, खोज, इसके बारे में अपने मन से भी लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुसंधान की मदद से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का हल मिलता है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो रिसर्च करके ही तो वैक्सीन बनी थी ना, तो इतनी बड़ी महामारी का हल कहाँ मिला, वैक्सीन में। और इसके लिए क्या करना पड़ा, रिसर्च, अनुसंधान। किसने किया, वैज्ञानिकों ने किया, डॉक्टर्स ने किया, है ना। तो वह हमारी समस्याओं का समाधान का प्राप्त करने का प्रयास है। रिसर्च एक्चुअल में अनुसंधान है क्या असल में, तो अनुसंधान असल में हमारी समस्या का समाधान प्राप्त करने का एक माध्यम है, कह सकते हो आप, एक तरीका है, ठीक है। जैसे बच्चे बार बार इस विषय में फेल हो रहे हैं तो इसके लिए रिसर्च करो, क्यों फेल हो रहे हैं इसके लिए रिसर्च करो, समाधान मिल जाएगा। बच्चे इन विषयों में कठिनाई महसूस करते तो रिसर्च करो, कहां कठिनाई महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, उस कठिनाई को दूर करके आसान बना दो। तो ये सब कुछ अधिगम, पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए मतलब कह सकते हो कि अनुसंधान हमारी समस्याओं का हल है, समाज की समस्याओं का हल है, विद्यार्थियों की समस्याओं का हल है। सबका हल क्या है, अनुसंधान। ये परेशानी को ढूंढकर उसके बारे में अध्ययन कर उसका हल देता है। ये हो गया अनुसंधान, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला है शोध। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियतें क्या होती है। अब मैंने बताया कि भाई आपको अगर किसी समस्या का हल करना है तो पहले रिसर्च करो, शोध करो, अनुसंधान करो, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन जब ये शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इसकी खासियत क्या होती है, रिसर्च में आखिर होता क्या है। तो शोध की विशेषताएं कई हैं, उसमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसा पहले थ्योरी बनाओ ना, जैसे ये बना देखो, विद्वानों के अनुसार शोध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा लिखा है थ्योरी। फिर पॉइंट नंबर 1, शोध का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना होता है। शोध का मतलब क्या है, किसी आई गई समस्या, पहले जो समस्या है उसका समाधान करना ही खोज है। दूसरा, शोध के द्वारा नवीन ज्ञान में की वृद्धि एवं विकास किया जाता है, इससे नया नॉलेज मिलता है शोध करने पर। शोध का आधार निरीक्षण से किए गए अनुभव अथवा वर्णन होते हैं। शोध का बेस क्या, आधार क्या है, पहले आप निरीक्षण करो, मॉनिटर करो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बाद जो आपको अनुभव आएगा, जो नॉलेज होगा, वही क्या होगा हमारे लिए विशेषता होगी शोध की, ठीक है। और क्या भाई, शोध में सामान्यकरण, इसमें नियम कानून, पुराने किए गए शोध उसके आधार बनते हैं और उसकी गड़बड़ियों को ध्यान में रखकर नया शोध का एक पूरा परिणाम लाते हैं, नया शोध बनाया जाता है, नए परेशानियों को, जो परेशानियां अभी आ गई हैं उनको हल किया जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे शोध। और क्या होता है शोध में, थोड़ा माफ कीजिएगा, हाँ, और क्या होता है शोध में, और भाई शोध में क्या होता है कि प्राथमिक स्रोतों अथवा विद्यमान पद्धति का नया प्रयोजन के लिए एकत्र करना होता है। यानी कि प्राथमिक यानी पहले जो सोर्स मौजूद हैं उनकी मदद से, जैसे ताजमहल के बारे में अगर शोध करनी थी तो ताजमहल के में ही गए होंगे, उसमें पत्थर कहाँ से है, वहां पर लेख क्या लिखे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या है, उनकी खोज की गई, तो ताजमहल के बारे में जानकारी इकट्ठा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही तो शोध में विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता होती है, यानी एक्सपर्ट लोगों की। अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कभी बिल्डिंग्स, पुरातत्व चीज के बारे में नहीं पढ़ा, अगर मुझे शोध करने भेज देंगे ताजमहल के बारे में तो मैं क्या ही बता पाऊंगा, है ना। पर मैं टीचर हूं और मान लो किसी नेता को बोल देंगे कि आप पढ़ाई लिखाई का नया नियम कानून के बारे में शोध करो, अरे वो क्या जानेगा भाई, एक टीचर, एक प्रोफेसर, यही लोग ज्यादा जान सकते हैं ना पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो इस यानी विषय का विशेषज्ञ यही लोग हैं, तो इनको ही देना चाहिए उसका शोध करने, ठीक है। तो शोध करने में विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता होती है जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अपने शोध के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो लोग साहित्य का अध्ययन करेंगे, किताब पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, उसके बाद ही शोध करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ, मेरिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, ठीक है। इसके लाभ क्या है, ऐसे तो कई लाभ है, उनमें से प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं, ऐसा थ्योरी लिख लो, ठीक है। तो हम अनुसंधान की अगर बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों को अपने कार्य में पूर्ण रुचि पैदा करता है। यानी कि बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं तो क्यों फेल हो रहे हैं, अगर टीचर इसके बारे में रिसर्च करे तो टीचर को मजा आएगा, क्योंकि वो रिसर्च करके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाएगा और एक हल निकालेगा और उसके बाद बच्चे फेल होना बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो हल निकाल कर दे देगा ना। तो ये बढ़िया बात है, ये बहुत मदद करता है ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, टीचर को, अध्यापक को बहुत मदद करता है, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से जब वो शोध करता है तो अपने
कार्य में और ज्यादा रुचि लेता है, उसमें और विशेषज्ञ एक्सपर्ट बन जाता है। और क्या कि भाई अनुसंधान में विकेंद्रीकरण लाने में सहायक होता है। रिसर्च में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं संभालेगा, एक ही चीज नहीं रहेगी, इसमें बटा होगा, स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी ले सकते हैं। यह अध्यापकों में अनुसंधान के गुणों का आविर्भाव करता है, यानी जो टीचर सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखते हैं, अगर वो भी शोध करेंगे, वो भी रिसर्च करेंगे, तो उनके अंदर भी तो ऐसा भाव आ जाएगा ना, अनुसंधान करने का, डिटेल में जाने का, एक्सपर्ट बनने का भाव उनके अंदर भी आ जाएगा। इससे उनका ही नाम होगा, फेम मिलेगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी कि देखो इस टीचर ने ऐसा किया था, वैसा किया था। ठीक, और क्या, और कई बार ऐसा होता है कि शोध कर रहा, देखो कुछ बातें कहने को अच्छी है, लेकिन जब वो लागू की जाती है तो ऐसा हो नहीं पाता, जमीन आसमान का अंतर होता है। यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक इन दोनों में अंतर होता है। तो जब शोध करेंगे तब पता चलेगा। देखो मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है एज ए शिक्षक के रूप में, शिक्षक के द्वारा, तो जरूरी नहीं है कि वैसा हो, वैसा कक्षा में, विद्यालय में ऐसा हो, पर जब मैं शोध करने बैठूंगा, उसे लागू करने बैठूंगा, तब व्यवहारिक ज्ञान से पता चलेगा कि हाँ यार ये तो सही बात होती थी, नहीं यार ये तो गलत है, बोलते थे ऐसा लेकिन कठिनाई तो बहुत आ रही है इसमें। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अध्यापक को गंभीर तथा व्यापक बनाता है। अगर कोई अध्यापक को टीचर रिसर्च करता है, अपने क्लास के बच्चों के प्रॉब्लम्स पर शोध करता है, स्टडी करता है, तो ये इससे अध्यापक सीरियस होता है, इससे अध्यापक का ज्ञान बढ़ता है, इससे अध्यापक और ज्यादा आप कह सकते हो गंभीर बनता है, और कह सकते हो कि और ज्यादा अनुभवी बनता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे शोध के विशेषताएं। अब बात करते हैं अगला, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता अथवा उद्देश्य। जो क्रियात्मक अनुसंधान है यानी कि एक्शन रिसर्च है, उसकी जरूरत क्यों है, यानी उसकी आवश्यकता क्यों है, या क्या उसका उद्देश्य है, क्यों करते हैं इसको, कारण। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता या उद्देश्य निम्नलिखित कारणों से होती है, निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, प्रतिदिन शिक्षा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही एक्शन रिसर्च करते हैं। शिक्षा में उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक, पढ़ाई लिखाई, रोजमर्रा की पढ़ाई लिखाई में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि रिसर्च, शोध किया जाता है। दूसरा, इससे होता क्या है कि जो क्लास में, स्कूल में जो डेली की एक्टिविटीज होती है, यानी कक्षा विद्यालय में जो दैनिक गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, तथा जो समस्याओं का अध्ययन और निराकरण कर दे सकते हैं, यानी जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो स्कूल कॉलेज में रोजमर्रा की जो हरकतें हो रही हैं, जो दैनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से, शोध के माध्यम से। और क्या, इसका उद्देश्य कक्षा या विद्यालय की कार्य प्रणाली को सुधार करना है, उसकी स्थिति में बेहतरी लाना है ना, उसके में सुधार करना, परिवर्तन लाना है। जो चल रहा है ऐसे ही खराब चल रहा है वैसे नहीं, उसको सुधारना है, उसको अच्छा बनाना है, और ज्यादा उसको प्रोडक्टिव, इफेक्टिव बनाना है। और क्या, यह विद्यालयों के शिक्षकों आदि को अपने उत्तरदायित्व के प्रति और रिसर्च होना। अगर सब टीचर से पढ़ाने से मतलब रखेंगे, कोई समस्या सुलझाने पर ध्यान नहीं देगा, तो भाई रिसर्च नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा, तो इससे विद्यालय सुधरेगा कैसे, परिणाम कैसे अच्छा आएगा, बच्चे अच्छा कैसे सीखेंगे। भाई स्कूल सैकड़ों रहते हैं, पर कुछ स्कूल टॉप के होते हैं, क्यों? क्योंकि उस स्कूल का, विद्यालय में टीचर, स्टाफ पूरा शोध करने में लगा होता है, यानी बच्चों की परेशानियों पर ध्यान देता है, उसे दूर करने की कोशिश भी करता है। ठीक है, तो यह विद्यालय के शिक्षकों आदि को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक, संवेदनशील बनाते हैं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। जब विद्यालय का शिक्षक, अध्यापक खुद ही शोध करेगा, बच्चों की प्रॉब्लम खुद ही हल करेगा, तो हर क्लास के बच्चों की प्रॉब्लम खुद हल होने लग जाएगी, हर विषय की प्रॉब्लम हल होने लग जाएगी। तो भाई स्कूल अच्छा कैसे नहीं बनेगा, उसका रिजल्ट, परिणाम अच्छा कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। छात्रों की योग्यता व उपलब्धि में वृद्धि होती है। टीचर अगर काम करेगा बच्चे के ऊपर, तो बच्चे तो सुधार आएगा ना बच्चे के परफॉर्मेंस में, तो छात्रों की योग्यता व उनका उपलब्धि व उनका प्रदर्शन में सुधार होता है, ऐसा आप लिखेंगे। शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ, ईमानदार तथा प्रभावशील बनाती है। इससे टीचर सिर्फ आए, पढ़ाए, चले गए, है ना, और सैलरी से मतलब रखा नहीं, समाज के प्रति जिम्मेदारी, बच्चे के प्रति जिम्मेदारी, एक गुरु होने का फर्ज निभाना, ये सब जैसा गुण टीचर के अंदर आता है अगर वो रिसर्च में, शोध में इंटरेस्ट लेता है, ऐसा करता है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान है क्या। इसके पहले तुमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें जान ली, क्या है उद्देश्य, क्या है सब, पर अब थोड़ा सा इस क्रियात्मक अनुसंधान का शब्द के ऊपर महत्व डाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो इसे कहते हैं रिसर्च, है ना, अनुसंधान का अंग्रेजी भाषा में अगर रिसर्च शब्द इसका हिंदी अनुवाद है, यानी रिसर्च को इंग्लिश में कहते हैं अनुसंधान, हिंदी में अनुसंधान, यानी हिंदी और ट्रांसलेशन देखा जाए मतलब रिसर्च को ही अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिसर्च है दो शब्दों से बना है, एक री और सर्च, यानी फिर से ढूंढो, रिसर्च मिलकर बना है। री का अर्थ है भाई पुनः, फिर से, और सर्च का अर्थ है कुछ खोज करना। तो पहले से जो चीजें खोजी गई हैं उस पर फिर से खोजो, ताकि समस्या जो आ गई है, रह गई है, उसको हल कर दिया जाए। जैसे आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या मॉन्टेसरी या जीन पियाजे, इन्होंने जो भी चीजें दी,
क्या उनके खोजों में खामियां नहीं थी। तो उनके खामियों को फिर से शोध करके, उन्होंने शोध करके ही बनाया था पर वो इतना परफेक्ट नहीं बना पाए, फिर हम उसको फिर से शोध करके यानी रिसर्च करके उनकी खामियों को दूर करके एक नया बनाएंगे, सुधार करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, और है ना। तो वही इस प्रकार रिसर्च शब्द का अर्थ है पुनः खोज करना या कुछ नया जानने संबंधी, अर्थात वो प्रयास या प्रयत्न प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ नवीन ज्ञान की खोज होती हो। यानी कि रिसर्च का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिसमें शोध करके, पुनः शोध करके कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति या समस्या का हल किया जाता है, यह है रिसर्च। इसे कहेंगे अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। वास्तव में अनुसंधान एक ऐसा प्रयास है, अगर देखा जाए तो असल में इन रियलिटी, है ना, अनुसंधान एक ऐसा प्रयास है जिसके लिए काफी तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कई सारे साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तब जाके रिसर्च होती है। अब बात करें अनुसंधान अभिकल्प या प्ररचना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी जो रिसर्च रहता है उसका जो ढांचा होगा वो कैसा होगा, उसका डिजाइन किस तरह से, तो उसकी विशेषताएं बात कर लेते हैं। जो सामाजिक अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च का जो शेप होता है, रिसर्च की जो डिजाइन होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका खासियतें क्या है। नंबर 1, अनुसंधान प्ररचना या विकल्प अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की एक निश्चित दिशा को बोर्ड करती है, यानी एक निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन में खोज करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बच्चे बार बार अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, बच्चों का अंग्रेजी का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो इसमें अगर रिसर्च करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी भाषा, इस दिशा में ही काम करना होगा, अन्य चीजों पर नहीं। दूसरा, अनुमोदन प्ररचना का संबंध सामाजिक अनुसंधान से होता है, यानी कि इसका डिजाइन समाज के रिसर्च से होता है, समाज में किस चीज को मान्यता मिली है, समाज में क्या चीज काम करती है, उस पर आधारित होता है। इसकी मुख्य विशेषता सामाजिक घटनाओं से प्रेरित होती है, सामाजिक घटनाओं को, समाज की प्रकृति को, समाज में चल रहे क्रियाकलापों को समझना होता है। यह इंसान की मेहनत को कम करती है, बल्कि कम समय कम खर्च में रिसर्च करा देती है, क्योंकि पहले से समाज के लोग जानते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मुझे अंग्रेजी में गिरावट क्यों आ रही है दिन ब दिन, अगर ऐसा करने के लिए रिसर्च करेंगे तो मैं जाऊंगा समाज में, लोगों से बात करूंगा कि आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आती, या आमतौर पर आप सब लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते, या आप सबको अंग्रेजी बोलने में क्या कठिनाई आती है, ये तो बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। मतलब मेरा शोध कोई और कर रहा है, मतलब पहले से सबके पास थोड़ा थोड़ा डेटा है, मैं उन सब डेटा को इकट्ठा करूंगा एक जगह, तो मैंने शोध किया है ना, तो ये आसान हो जाता है, इससे पैसे बच जाते हैं, रिसोर्सेस संसाधन बच जाते हैं, ठीक है। यह शोधकर्ता को बड़ा सहायता देता है, कठिनाइयां दूर होती हैं, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता है कि अनुसंधान के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं, यानी कि इसका मतलब ही है कि भाई इसका डिजाइन क्या करेगा, अनुसंधान में, शोध में मदद करेगा। किसी चीज का रूप डिजाइन इसलिए वैसा होता है कि वो उससे मदद करे, जैसे एरोप्लेन का डिजाइन ऐसा कर्व होता है, क्यों, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ने मदद मिले। तो शोध का डिजाइन ऐसा क्यों है, शोध ऐसे क्यों करने बोला, क्यों, क्योंकि शोध में मदद मिले, शोध में परेशानी हो इसलिए नहीं, शोध में मदद मिले। यानी शोध का डिजाइन, अनुसंधान का जो प्रारूप, जो डिजाइन होता है, वह शोध में मदद मिले इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ अनुसंधान। शैक्षिक जो अनुसंधान है यानी एजुकेशनल रिसर्च के टाइप्स क्या है, एजुकेशनल रिसर्च के प्रकार क्या हैं। तो वैसे तो भाई एजुकेशनल रिसर्च कई प्रकार के हैं, इसका वर्गीकरण है, यानी कि सर्वसाधारण तौर पर अनुसंधान की 3 स्तर पर बांटा गया है, यानी कि अनुसंधान को, एजुकेशनल रिसर्च को, शैक्षिक अनुसंधान को, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसको 3 भाग में बांट दिया है। नंबर 1, आधारभूत शोध स्तर, बेसिक रिसर्च लेवल, बेसिक लेवल पर, यानी एकदम जड़ से शुरू करने का, जड़ से एकदम मौलिक रूप से शुरू करने का। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका उद्देश्य आधारभूत सत्य को खोजना है और इस प्रकार सिद्धांत का काम करना है। यानी कि इस प्रकार की खोज में क्या होगा, आधारभूत शोध के स्तर में, यानी कि इसमें जो पहले से है, शुरुआत से जहां से खोज करनी है वहां की बात होती है। दूसरा भाई, इसमें दूसरा क्या होता है कि भाई इसमें आप प्रायोगिक अनुसंधान करते हैं, यानी उसमें आप प्रयोग करके मौलिक शोध कार्यों के विपरीत जाएंगे, यानी जो पहले से चल रहा है वैसे नहीं, अलग तरीके से उसके उल्टे प्रयोग करेंगे, तब आप खोज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या था हमारा, पहला था भाई कि जो बेसिक, जो पहले से बने हैं, यानी कि आधारभूत शोध स्तर, आधारभूत शोध स्तर, ठीक है, ये पहला टाइप है शैक्षिक अनुसंधान का। दूसरा टाइप क्या है, प्रायोगिक अनुसंधान, मौलिक शोध कार्य के विपरीत होगा, प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल होंगे थ्योरी के विपरीत होगा। इसमें क्या होगा कि जो पहले से चीजें उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, अपना खुद का शोध करो और खुद का एक नया रिजल्ट बनाओ, ठीक है, ये होगा। और तीसरा होगा क्रियात्मक अनुसंधान, यानी एक्शन रिसर्च, यानी कुछ कार्य करके, कुछ दिखा के, कुछ प्रयोग करके, ठीक है, ये ध्यान रखें। तीसरा, इसमें भाई पहले जो सिद्धांत है वो नहीं, अपना खुद का एक सिद्धांत बनाओ खोज करके और फिर उस पर कायम करो और फिर देखो रिजल्ट क्या निकल के आता है ना। जैसे पहले अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उसको भूल जाओ, नए नियम कानून बनाओ, इससे अंग्रेजी पढ़ाओ,
फिर देखो रिजल्ट, बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, है ना, ये तरीका अपनाया जा सकता है। तो 3 तरीके यहां पर हो गए। इन 3 तरीकों से शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व तथा प्रकार। अब अनुसंधान की परिभाषा तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वैसे भी रिसर्च का पढ़ चुके हैं। अब और थोड़ा सा जानना है, तो शोध है क्या? अपने आसपास चल रही चीजों को जानने का प्रयास करना क्या है? अनुसंधान, शोध। और उसमें आने वाले फिर उसके बाद जो परेशानी है चल रही है समाज में, उसको दूर करना, उसका हल ढूंढना, ये भी शोध का ही भाग है ना। तो मानव प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण को जानने का प्रयास करता रहा है। यदि हम मानव विकास पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि मनुष्य निरंतर शोध कर अपने जीवन स्तर में सुधार करता आ रहा है। यानी शोध करो, परेशानी दूर करो, सुधार करो, सिंपल, है ना। प्रारंभ में उसने पेड़ों के पत्ते लपेटे, पत्थर गढ़कर आग पैदा की, पत्थरों में लकड़ियों के हथियार तैयार किए उसके शिकार करने के लिए, उसके बाद फिर आग से खाना पकाया, उसके बाद उन हथियारों से चक्का व्हील बनाया, उसके बाद फिर तो और चीजें आने आगे गई और मनुष्य आज इतना डेवलप हो चुका है। ठीक, तो शोध का अर्थ और परिभाषा बात करें तो मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब सुनियंत्रित एवं सुनियोजित विधि का प्रयोग करता है तब हम कहते हैं कि मनुष्य ने शोध किया है, रिसर्च किया है। ठीक है, समस्या का समाधान करना शोध है क्या भाई? खोज करके समस्या का समाधान करना, अध्ययन करके समस्या का समाधान ढूंढना, यही क्या है? खोज है। ठीक है, शोध से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, शोध से परेशानियों का निराकरण होता है, शोध से समाज में सुधार होता है, शोध से नया परिणाम प्राप्त होता है, प्रदर्शन के स्तर में सुधार होता है, विकास के कह सकते हो स्तर में और सुधार होता है। पहले 5% विकास होता था, 20% होने लग जाएगा क्योंकि हमने शोध करके बनाया। ठीक, तो ये थी हमारी यूनिट 5वीं, ये हमारी 5वीं और अंतिम इकाई थी। इस इकाई के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, टॉपिक्स पे कुछ सब मैंने बताए। और भी आपको विषयों की, सारे विषयों के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, सारे विषयों के डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स। जी हाँ, 3 तरह के नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स लॉन्ग, फिर उसके बाद हर यूनिट के शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर वो, और उसके बाद फिर उसके एकदम बढ़िया से डिटेल नोट्स भी मिलेंगे आपको, एग्जाम ओरिएंटेड, हर वीडियो लेक्चर का अलग से नोट। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, ये आपको डीएलएड की एग्जाम, जेबीडी की एग्जाम क्रैक करने के लिए कोर्स होगा, जिसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 22, 23, 24 इन सब के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। चारों सेट के हर विषय के क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड है, ये सब आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी तैयारी 101% हो जाएगी। तो आप भी डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, जेबीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक कोर्स में, अभी मजे की बात तो ये है कि इस वक्त कोर्स में 33% की छूट चल रही है, 33% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, कोर्स पर, ठीक है, अभी ऑफर है, 33% ऑफ है। वीडियो जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो वहां पर आप अपना मनचाहा कोर्स जो भी चाहते हैं, हरियाणा डीएलएड, हरियाणा जेबीटी कोर्स ले सकते हैं। उस कोर्स में आपको फिर कूपन कोड मांगे, आपको कूपन कोड नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी 33% ऑफ है। कूपन कोड डालने से कोई ऑफ नहीं मिलता, कूपन कोड मत डालिएगा, 33% ऑफ मिल जाएगा बिना कूपन कोड के, डायरेक्ट परचेस करेंगे तो। और उसके बाद फिर आप तैयारी शुरू कर देना, आप कोर्स का एक्सेस देख पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, ये सब आपको मिल जाएगा और आपको कहीं भटकना नहीं है। यानी एक कोर्स परचेस करके अपना डीएलएड की पूरी वार्षिक तैयारी भूल जाइए, पूरा का पूरा आप एक जगह पर कर पाएंगे, कहीं भटकना नहीं, कोई किताब खरीदना नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने क्लास में फ्रेंड तक इसकी लिंक शेयर कर दें, आप लोगों का कॉलेज का जो ग्रुप हो उसमें भेज दें। साथ ही साथ और भी जुड़ी हुई खबरें, डीएलएड की, जेबीटी और टीईटी शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, ताकि जब भी कोई खबर आए, न्यूज आए, मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर बता दूं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।